हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान का है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको। तो हमने 1773 से लेकर 1858 तक के जो तो एक्ट, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम को 1861 तक के पढ़ लिए हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग 1892 के भारत परिषद अधिनियम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। 1892 में केंद्रीय और विधान परिषद में गैर सरकारी जो सदस्य होते थे भारतीय, उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। और अब भी सरकारी सदस्यों का लेकिन बहुमत बना रहा। यानी सरकारी सदस्य अब भी बहुमत की मात्रा में थे, लेकिन जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व था गैर सरकारी सदस्यों का, उनको अब बढ़ा दिया गया था। इस बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने की स्वीकृति मिली। यानी पहली बार बजट पर बहस करने की स्वीकृति मिली। वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, वोट नहीं डाल सकते थे, केवल क्या कर सकते थे, बहस कर सकते थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद को कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो जो विधान परिषद थी वो कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। और साथ ही साथ केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसराय कर सकता था। यानी वायसराय के पास इतनी शक्ति दी गई कि वो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी जो सदस्य होते थे भारतीय, उनका नामांकन कर सकता था। इसके साथ ही साथ स्थानीय प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य स्थानीय गवर्नर को दिया गया। केंद्र में वायसराय और स्थानीय प्रांतीय क्षेत्रों में स्थानीय गवर्नर को यह शक्ति दी गई। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसकी भी क्या खास विशेषता है उसको भी समझ लेते हैं। इस एक्ट को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत के राज सचिव थे, मिंटो उस समय के भारत के वायसराय थे, तो उनके समय में आया था, इस कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो लॉर्ड मार्ले क्या थे, भारत के राज सचिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इस एक्ट की विशेषताओं को देखा जाए तो ये केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में पुनः वृद्धि की गई। हम लोग देखे थे 1892 में जो तो गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन को बढ़ाया गया था, और इसमें इस बार क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई। ठीक, केंद्रीय परिषद में अभी सरकारी बहुमत बना रहा। ठीक, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दे दी गई। इस एक्ट के तहत 1909 के एक्ट के तहत जो है तो प्रांतीय परिषद में अब गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत हो सकता था। ठीक, और भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया 1909 के एक्ट के तहत। इसी के साथ साथ सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। यानी वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य में पहले भारतीय जो बने, प्रथम भारतीय सदस्य, वो कौन थे, वो सत्येंद्र सिन्हा थे। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया था 1909 में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो था पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। और इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो हैं, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 1909 में इन्होंने सबसे पहले मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। तो 1909 में आया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और उसके जनक कौन कहे जाते हैं, लॉर्ड मिंटो। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो जो हो तो इसके जनक कहे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कर ले। पहला प्रश्न क्या है, नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रावधान को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो उसमें देखा था कि नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त करके जो द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, फिर अगला है अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, निम्नलिखित विशेषताएं किस एक्ट की। हमको पहचान करना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए किस एक्ट के विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस एक्ट के तहत जो है तो बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। पहला स्टेटमेंट दे रहा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली थी। तो 1859 में प्रणाली शुरू हुई थी पोर्टफोलियो, उसको मान्यता दी गई थी इस एक्ट के तहत।
और आपातकाल की स्थिति में वायसराय की परिषद को अनुमोदन के लिए बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, यानी बिना अनुमोदन के अध्यादेश जारी कर सकता था वायसराय। तो ये किस एक्ट के तहत ये सारी विशेषताएं, ये सारे पावर दिए गए थे, किस एक्ट की ये विशेषताएं हैं? तो ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उसमें ये सारी चीजें हमने बताई थी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं और पुराने वीडियो से है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2019 में भी पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे जो एकाधिपत्य था व्यापार का वो समाप्त कर दिया गया। तो ये 1813 का स्टेटमेंट है, ये सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में ही हमने इसको पढ़ा था। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को और सुदृढ़ कर दिया, बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया, क्योंकि जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करके ब्रिटिश जो है तो पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। ठीक, अब केवल कंपनी के पास राजनीतिक अधिकार रह गया था, बाकी सारे व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास चले जाते हैं। तीसरा, ये भी दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया। नहीं, भारत का राजस्व सीधे नियंत्रण में नहीं आया, बल्कि कुछ इसमें स्थानीय शक्तियों को भी, स्थानीय प्रशासन को भी राजस्व कर एकत्र करने की छूट दी गई थी। वो भी अपने राजस्व का स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय आधार पर भी कर एकत्र कर सकते थे। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन 1 है। ठीक, तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में पूछा था ये क्वेश्चन। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।